अगर भाई इधर पहले पहचान लूँ कौन कौन से बच्चे बैठे हुए हैं भाई। दोस्त चले बेटा, एमएफए के अंदर आपकी क्लासें सर अबिल के साथ तो चल रही हैं, जरा कंफर्म कर दीजिएगा अब तक कौन कौन से चैप्टर तो करवा चुके हैं आपको। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हुआ है, एंड चल रहा है, ठीक है जी। और भी कुछ नहीं कर रहा है सर, साकिब ने स्टार्ट किया सर, सब बिलाल का चल रहा है, सेकेंड चैप्टर चल रहा है, चले मेरा भाई चले बेटा। पहला चैप्टर ही चल रहा है, शुरू सेकंड से करा है ना मतलब पहला, चलो ठीक है। चलो बेटा जी, मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सिलेबस, ठीक है सर, और एक ही चैप्टर बजटिंग, ठीक है। चैप्टर बेटा एक जरूर है, लेकिन थोड़ा सा जान को अजाब चैप्टर है। इस तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने देखा कि शुरू हो चुका है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह बजटिंग के अंदर भी मामला यही है। बजटिंग भी वही चैप्टर है जो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ के आए हो। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा तो सर ने शायद बताया होगा इस चैप्टर के मुख्तलिफ नाम होते हैं। इसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है, इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहा जाता है, और इस चैप्टर का जो ओरिजिनल नाम है इसको कहा जाता था कैपिटल बजटिंग, ठीक है। जिसमें आप कई कई साल की कैश फ्लो बनाते हो, कई कई साल की प्लानिंग करते हो। प्लानिंग मैं भी करवाने के लिए आया हूँ, फ्यूचर फोरकास्टिंग मैं भी करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो सवाल करवाऊंगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की प्लानिंग हो। मैं आपको लॉन्ग टर्म बजट नहीं बनवाऊंगा, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है सर। मैं आपको बजट में वो सवाल भी नहीं कराऊंगा जिसमें लिमिटेशंस होती हैं। आप में से जो बच्चे कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं उन्होंने सरतबानी के साथ डिसीजन मेकिंग के अंदर पढ़ रखा है, डिसीजन मेकिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। कभी लेबर के आवर्स शॉर्ट हो जाते हैं, कभी मशीन के आवर्स शॉर्ट हो जाते हैं, कभी मटेरियल शॉर्ट हो जाता है, फिर फैसला करना पड़ता है प्रोडक्ट ए पहले बनाएं या बी पहले बनाएं। उसके लिए देखना पड़ता था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा अच्छा होगा पहले हमें वो काम करना चाहिए। बजटिंग के बारे में बेटा थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। ये एक ट्रेडिशनल चैप्टर है और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा से मौजूद था, लेकिन जब कैफ आया 2014 में, इन्होंने बजटिंग का चैप्टर सिलेबस से हटा दिया। पहले कॉस्टिंग में होता था। जब आईकेएफ से पूछा क्यों, तो जवाब बड़ा अजीब सा दिया उन्होंने। जवाब उन्होंने ये दिया, यार हटाना नहीं चाह रहे थे, सिलेबस में टाइप होने से रह गया। सही है, ये आईकेएफ कह रहा है, सिलेबस में टाइप होने से रह गया। चलो मान लेते हैं, वजह क्या है। तो जब कैफ आ रहा था तो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, मतलब पुराना स्कीम खत्म हो रही है, नई स्कीम आ रही है, आईकेएफ में भी काम का प्रेशर होता है, लोड होता है, टाइप होने से रह गया बजटिंग। फिर उन्होंने ये बोला कि इंशाल्लाह जब भी सिलेबस में कोई भी चेंजेस हम करेंगे, बजटिंग जैसे चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट है, ओवरलुक हो गया है, दोबारा सिलेबस का पार्ट बना देंगे। 4 अटेम्प्ट के बाद उन्होंने जब सिलेबस में कोई चेंजेस करी, तो बजटिंग को सिलेबस में दोबारा लेकर आ गए। वो कॉस्ट अकाउंटिंग में फिर रहा और बड़े-बड़े सवाल उस पर पूछे जाते रहे। 20-20 मार्क्स तक के सवाल उसके ऊपर आते रहे। ठीक है सर? फिर बात थोड़ी-सी आगे बढ़ी। आपके पास नई स्कीम आ गई। नई स्कीम में नया पेपर आ गया और नए पेपर के अंदर एमएफए के हवाले से चीज़ें आ गई बेटा, और बच्चों ने इसको पढ़ना शुरू किया। तो आईकेएप ने बजटिंग के एरिया को भी उठाकर यहाँ पर डाल दिया। जब हम बच्चे आते हैं हमसे पूछने के लिए सर पेपर कॉम्बिनेशन क्या बनाएँ? तो नॉर्मली मैं बच्चों को प्रेफ़र ये करता हूँ कि
MFA उस वक्त उठाओ जब कॉस्टिंग पढ़ लिया हो। अच्छा, 5 बच्चे ना इसका मतलब बड़ा नेगेटिव लेते हैं। वो ये समझते हैं यार शायद बजटिंग का ताल्लुक या सर के MFA का ताल्लुक उन सवालात टॉपिक से है जो हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, उन कौन टॉपिक से नहीं है। आप मुझे बताओ सर, अभी ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जितने पास पेपर के सवाल कराए होंगे, तकरीबन सारे कराए होंगे उन्होंने भी, कितने सवाल कराए होंगे? ज्यादातर सवाल वो होंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के पास पेपर में आए हुए, क्योंकि अभी MFA की तो खाली 2 ही अटेम्प्ट हुई है बेटा। जब उन सवालात को छेड़ते होंगे तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा निकलता होगा। मटेरियल की बात चलती होगी, मटेरियल पे इतना इन्फ्लेशन ले लो। लेबर की बात चलती होगी, लेबर पे इतना इन्फ्लेशन ले लो। ओवरहेड की बात चलती होगी, ये चलता था ना बेटा। अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ज्यादा बेहतर कौन समझता है? जिसने कॉस्टिंग पढ़ी हुई हो। इसी तरीके से बजटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से उठा है, तो पास पेपर के जो सवाल थे कॉस्ट अकाउंटिंग वाले वही आपकी बुक में दिए। जब उस सवालात को हाथ लगाओगे, सिर्फ 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नहीं हैं, बाकी सारे सवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दिए। खाली इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को अगर उसके बाद दे लोगे तो आपकी थोड़ी-सी उन सवालात को समझने में आसानी हो जाएगी। इन्होंने जब बजटिंग को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो बच्चों के ज़हन में एक सवाल कि सर बजटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बड़ी वेटेज का आता था। 18 मार्क्स, 20 मार्क्स से कम का सवाल नहीं आता था। तो यहाँ पे ICAP ने पूछा तो फिर क्या करेगा? इन्होंने मार्च के अटेम्प्ट में तो बजटिंग को टच ही नहीं करा, ठीक है? लेकिन लास्ट अटेम्प्ट के अंदर बजटिंग को टच करा और एक सवाल बनाया, 12 मार्क्स का सवाल बनाया और 12 मार्क्स के लिए बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे माँगा गया। ये पहले भी कई बार पेपर में माँगा जा चुका है और कॉस्टिंग के अंदर इसके सवाल भरे हुए हैं, जो बुक में भी थे, बच्चे प्रैक्टिस करके गए थे। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग सवाल बहुत था। बजटिंग के बारे में कोई भी सीनियर आपको अगर मिले, जिसने कॉस्टिंग में भी पास किया होगा, वो एक ही बात बोलेगा आपको, यार मुश्किल नहीं होते सवाल, लेकिन वो टाइम कैसा खाता है ये पता नहीं चलता। ऐसे सवाल भी आए हुए हैं कि जब मैं लास्ट टाइम में सॉल्व करवा रहा था, सवाल आया हुआ है एलिमेंट लिमिटेड के नाम से पास पेपर कॉस्टिंग में, शायद 2021 में आया था। जब मैं सॉल्व क्लास में करवा रहा था, 2.5 से पौने 3 घंटे लग गए उस एक सवाल को समझाने के अंदर। ठीक है सर, अब इतना टाइम पेपर में तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल सबको साथ लेके चलने के लिए एज़ अ टीचर हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो टाइम कंजम्पशन बेटा बजटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बहरहाल 12 मार्क्स एक रीज़नेबल है। कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया उन्होंने और बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं पूछा है। शुरू करते हैं, ठीक है? और अभी आज की क्लास में थोड़ी बुक चाहिए मेरे को, उसके बाद बुक फिलहाल 1-2 क्लास तक नहीं चाहिए होगी। अपने हैंडआउट से कुछ प्रैक्टिस करवाऊँगा। उसके बाद जब पास पेपर की प्रैक्टिस पे लेकर आऊँगा, मैं आपको बता दूँगा कि जिस दिन मेरी क्लास हुआ करे, फिर उस दिन बुक ले आया करिएगा आप लोग। पहली बात कन्फर्म करो, मेरे आगे जितनी ऑडियंस बैठी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग सबने पढ़ा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने ना पढ़ा हो। अच्छी बात है, मतलब चाहे पढ़ रहे हों जब भी चलेगा। पढ़ रहे हैं ना, जब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। चल बच्चा, बिस्मिल्लाह करते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। बजटिंग बेटा क्या है समझने के लिए एक बेसिक बात याद दिलाता हूँ। जब हम स्टूडेंट्स को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कुछ काम सिखाते हैं। उसमें एक चीज सिखाते हैं, पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 वर्ड आपको रटवाते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है सर, आप लोग प्लानिंग भी करते हो, कॉस्टिंग में कंट्रोलिंग भी करते हो, डिसीजन मेकिंग भी करते हो। फिर बच्चों को हम एक चीज सिखाते हैं कि भाई फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे एक डिफरेंस ये भी सिखाते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके पास पास से रिलेट करती है। कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर बैठकर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करने बैठ जाते हैं। जैसे सेल्स हो गई, भाई एंट्री बना लो।
परचेज हो गई, एंट्री बना लो। एक्सपेंस हो गए भाई, एंट्री बना लो। साल खत्म हो गया भाई, फाइनल अकाउंट बना लो। हम गुजर जाने वाली चीजों की अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना सिर्फ हम पास्ट की अकाउंटिंग करते हैं, बल्कि फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी करते हैं। फ्यूचर फोरकास्टिंग आपके सिलेबस में जगह जगह है। तरबील का चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फ्यूचर फोरकास्टिंग, वहां पे आपने फ्यूचर की फोरकास्टिंग करके एक रिपोर्ट तैयार करी। कभी आप एनपीवी निकाल लो, कभी आप आईआरआर निकाल लो। फैसला क्या करा? हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। डिसाइड क्या करा? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट या रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है सर। इसी तरीके से फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक काम और करते हैं, वो बजट्स बनाते हैं। बजट्स अगर इस तरह बोलूं पास के बनाते हैं तो बात किसी को हजम ही नहीं होगी। तब पास के बजट कौन से होते हैं? बजट हमेशा फ्यूचर के बनाए जाते हैं। सर बजट्स क्यों बनाए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस देखना चाहती हैं फ्यूचर में वो कहां पर स्टैंड कर रहे होंगे। सिंपल एग्जांपल, आपने बैलेंस शीट 10 बार बनाई। बैलेंस शीट क्या दिखाती है? फाइनेंशियल पोजीशन किस वक्त की, किसी मखसूस दिन की। मान लो इस वक्त अभी चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, किसी का साल जून में खत्म हुआ होगा, उसने जून 22 की बैलेंस शीट बना दी। जून 22 की बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, हमने अपने रेशो वेशो निकाले, सब खराब आ रहे हैं। अब कंपनी अपने अकाउंटेंट को कह रही है, भाईजान हम ये जानना चाहते हैं एक साल के बाद हमारी पोजीशन क्या होगी। पहला जवाब भाई जो होगी पता चल। प्रोफेशनल लोगों के जवाब में ऐसे बेवकूफाना जवाब नहीं होते। आपने कहा सर एक साल के बाद हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी, इसके लिए पूरे एक साल को पहले फोरकास्ट। जब एक अगले साल की फोरकास्टिंग हो जाएगी, हर चीज के बजट्स बनाने पड़ेंगे, उन बजट्स के आउटकम्स देखने पड़ेंगे। उन आउटकम के बाद पता चलेगा एक साल बाद हमारे पास एसेट्स कितने होंगे, एक साल के बाद हमारे ऊपर लाइबिलिटीज कितनी होगी, और अगले एक साल में अंदाजन हमें प्रॉफिट कितना हो रहा होगा। तो बजट फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। बजट बनाने का बेटा पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। पूरा बुक में उसका डिस्कशन है। मैं ऐसे पहले वर्बली समझा रहा हूँ, फिर उन चीजों को बुक में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो आपको समझाता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस बेसिस पे बजट बनाती रहती है, तो आजकल के दौर के अंदर आपके पास इन ऑर्गेनाइजेशन में पूरा एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम होता है बजटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है सर। और बहुत सारे लोग सीए क्वालिफाई करने के बाद भी बजटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारा एक स्टूडेंट था, नोमान नाम था उसका। सीए फाइनल में एक बार गोल्ड मेडल आया था रिपोर्टिंग के पेपर में। फिर यहाँ पे मेरे साथ वो कॉस्टिंग में तकरीबन 2 साल तक टीचिंग करता रहा। बाद में उसकी जॉब हो गई क्वालिफाई करने के बाद, सऊदी अरब के अंदर जो अरामको कंपनी है, पता होगा आपको, ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पे उसकी जॉब कहाँ पर हुई? बजटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कहाँ पे हो रही है? बजटिंग डिपार्टमेंट में। और वहाँ बैठ के वो सिर्फ बजट्स बनाता रहता होगा। ठीक है सर। तो जहाँ पर हमारे पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हर वक्त फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना चाहती हैं, वो तो पूरा बजटिंग डिपार्टमेंट का सेटअप बना के रखती हैं। और वहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट्स हर वक्त बनते रहते हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बजटिंग डिपार्टमेंट सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, जब जब मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती होगी वो उनके रिक्वायर्ड बजट उनको बना बना कर दे देते होंगे। बजट नॉर्मली बनाए जाते हैं आने वाले साल से पहले पहले। फॉर एग्जांपल, अभी पिछली गवर्नमेंट ने बजट पेश करा, फाइनेंस बिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। क्या देखा आपने? सर वो मई में बजट आया, जून में लड़ झगड़ के अप्रूव हो गया, 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया, और अगले जून तक वो एप्लीकेबल रहेगा। फिर अगला मई आएगा, फिर बजट आ जाएगा, लड़ झगड़ के अप्रूव हो जाएगा, फिर वो अगले एक साल के लिए अप्रूव हो जाएगा। मतलब बजट वक्त से पहले बनाने पड़ते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा होता है, तो समझदार ऑर्गेनाइजेशन पहले से उसकी फोरकास्टिंग करके रखती है, टारगेट सेट करके रखती हैं, ताकि सबको पता हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक साल बाद कहाँ पे देखना चाह रहे हैं। इसके लिए करते क्या है बेटा,
कोई बजट कमेटी बना दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से पहला टर्म हमें मिला कि बजट बनाने के लिए अगर बजट डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर आपके पास एक कमेटी बन जाती है और वो कमेटी कहलाती है बजट कमेटी। सर बजट कमेटी करती क्या है? सर ये कमेटी बजट बनाएगी, लेकिन किन डायरेक्शन में बनाएगी ये फैसला ये लोग नहीं करते। कमेटी को डायरेक्शंस देनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है कि हम बजट में क्या कुछ देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं और आप कमेटी के मेंबर हैं, हमने कभी बजट बनाना है, लेकिन फॉर एग्जांपल सेल्स का बजट बनाना है। अब मैनेजमेंट अभी बोल दे हम ये चाहते हैं अगले साल हमारी सेल डबल हो जाए, तो हमें बताओ तो सही ना, ये डबल सेल आप चाहते हो, ताकि उसको कैसे अचीव करना है उसकी हम बजटिंग में अभी से प्लानिंग शुरू करें। जब तक अपने टारगेट आप हमें नहीं बताओगे हम बजट कैसे बना दें? आप अभी कह दो कंपनी अगले साल अपने पास प्रॉफिट वो 25% इंक्रीज होता हुआ देखना चाह रही है। अब सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा, इसके लिए पहले से टारगेट बनाने पड़ेंगे, किन किन एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट लाई जाए, कहाँ कहाँ हम काम करेंगे, तो इसके सारे बजट बनते हैं। तो हम क्या बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट को, भाई हमें बताओ तो सही हमें करना क्या है बजट के अंदर, किस तरह से बजट बनाना है। तो फिर टॉप मैनेजमेंट बजट कमेटी को इंस्ट्रक्शंस देती है, वो इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग दी जाती है, उन इंस्ट्रक्शन को एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दी जाती है, उन्हें हम कहते हैं बजट मैनुअल। बजट बनने से पहले बजट का मैनुअल बनता है। ठीक है, समझे मैनुअल, जैसे कोई चीज गाड़ी खरीदो, गाड़ी का मैनुअल साथ में होता है, एसी खरीदो एसी का मैनुअल होता है कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से बजट का भी पहले मैनुअल बनता है, इन राइटिंग चीजों को लाया जाता है कि बजट के अंदर क्या क्या हम देखना चाहते हैं। फिर जब बजट बनाने बैठते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बजट कितने पीरियड का बनाया जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। बजटेड पीरियड, भाईजान बनाने पर आओ तो बजट अगले 1 घंटे का भी बन सकता है, अगले 1 घंटे में मैं जिंदगी में क्या करना चाह रहा हूँ। बनाने पर आओ बजट अगले 1 दिन का भी बन सकता है, बनाने पर आओ बजट 1 हफ्ते का भी बन सकता है, 1 महीने का भी बन सकता है, 1 साल का भी बन सकता है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है, 5-5, 10-10 साल के बजट भी बन सकते हैं, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 20 ईयर प्लान। जब बजट कमेटी बजट बनाने बैठती है तो उसको पूछती है सर बजट कितने पीरियड का बनाना है, थोड़े अरसे का बनाना है, लॉन्ग अरसे का बनाना है। मान लो हम अभी कहते हैं पीएसए के अंदर टाइम टेबल रोज के रोज बनते हैं, ठीक है, तो लेकिन वो जो भी टाइम टेबल बनता है ना, आपको एक एक दिन का अनाउंस होता है। इट मीन बजट कितने दिन का बन रहा है, 1 दिन का बन रहा है। वो ये भी कर सकते हैं 1 हफ्ते का टाइम टेबल बना के आपको एक साथ दे दें और साथ में ये कह दें भाई कोई चेंजेस आई तो टाइम टेबल चेंज कर देंगे, अदरवाइज यही आपका पूरे हफ्ते चलेगा। तो नॉर्मली हमारे एग्जाम में जो सवाल आते हैं या तो मंथ वाले आते हैं, हमसे एक एक महीने का बजट बनवाता है, या एक एक साल वाले आते हैं, 1 साल का हमसे बजट बनवाता है। जब बजट बनाने बैठते हैं तो उसके हवाले से 2 थ्योरी हैं जो एग्जिस्ट करती है। तो सर वो कहाँ से आ गई? इसे हम कहते हैं बजट थ्योरी। एक थ्योरी कहलाती है इम्पोज्ड थ्योरी और एक कहलाती है पार्टिसिपेटिव थ्योरी। मैं किसी की फेवर में नहीं हूं, लेकिन बहरहाल सिलेबस में बुक में दोनों थ्योरी का जिक्र है, इसलिए बट समझा रहा हूं। बाज लोग कहते हैं बजट कैसे बनाओगे, मैंने कहा आप बताओ। ऑप्शन 1, तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करो, बैठकर बातचीत करो, मिलजुल के बजट बनाओ जो सबके लिए एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो कहलाती है पार्टिसिपेटिव थ्योरी, जिसमें हर डिपार्टमेंटल हेड्स को फुल पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। पांच लोग बोलते हैं नहीं भाई नहीं, पार्टिसिपेशन का मतलब झगड़ा, बजट कुछ का कुछ बन जाएगा। कैसे भी साबित करता हूँ। वो कहते हैं भाई एक काम करो, किसी को पार्टिसिपेट मत करवाओ, बजट बनाओ और बनाकर इम्पोज कर दो। मजाक में समझो, कल का टाइम टेबल बनाना है क्लासेस का,
मान लो हसन भाई क्लास में आए, आपसे पूछ रहे हैं भाई कल टाइम टेबल बनाना है, आप बताएं क्या चाहते हैं। आपने कहा ऑफ, बन गया टाइम टेबल। किसी ने क्या बोला, भाईजान सुबह सुबह जल्दी नहीं बुलाना, दोपहर को बुलाना। किसी ने क्या बोला, नहीं भाई सुबह बुलाओ, दोपहर में फारिग करो, आगे अपने काम देखेंगे हम लोग। समझ आगे बात आपके। अब हर किसी के अपने अपने मसले मसाइल हैं। अगर सबको पार्टिसिपेशन का मौका दोगे फिर तो बजट बड़ी मुश्किल से बनेगा। क्या करते हैं, इम्पोज कर दिया, बनाकर आप लोगों को अनाउंस कर दिया और आप उसके हिसाब से चलने लग जाते हो। तो बाज लोग इम्पोज थ्योरी को मानते हैं और बाज लोग पार्टिसिपेटिव थ्योरी को मानते हैं। जो लोग पार्टिसिपेटिव थ्योरी को नहीं मानते उसकी एक वजह होती है, वो कहते हैं यार जब अगर पार्टिसिपेशन का मौका दो ना तो लोग बजट में एक चीज डलवा देते हैं, इसे हम कहते हैं बजट स्लैक। हाँ भाई क्या कहते हैं, बजट स्लैक। सर ये स्लैक क्या होता है? बजट स्लैक का सिंपली मतलब ये होता है अपनी परफॉर्मेंस को कम करके दिखाना एक्चुअल के मुकाबले। यानी जो आप एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हो ना, अपनी परफॉर्मेंस को उससे थोड़ा सा कम करके दिखाना। बनाते हैं एग्जांपल। मान लो सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर बैठ गए, मैनेजर्स, हेड्स बैठ के बजट बना रहे हैं और एज्यूम कर लो सब पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के और एक्सपीरियंस भी है। किसी ने बोला यार सबसे पहले बनाते हैं सेल्स का बजट, पता तो चले आने वाले साल में हम लोग कितनी चीजें बेच पाएंगे। अब सब ने सेल्स मैनेजर की तरफ देखा। अब सेल्स मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा है, यार मैं पूरी मार्केट स्टडी करके बैठा हुआ हूँ, मार्केट रिसर्च मेरी कंप्लीट है। आने वाले साल में हमारी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 5 लाख यूनिट मार्केट में बेची जा सकती है, मौजूदा हालात ये बताते हैं। लेकिन उसका डर खा रहा है, अगर उसने बजट के अंदर 5 लाख यूनिट लिखवा दिए और किसी वजह से 5 लाख यूनिट नहीं बन बिक पाए, कम बिके, तो जब परफॉर्मेंस एनालाइज करने का वक्त आएगा उसके पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को नेगेटिव कर दिया जाएगा। बोनस नहीं मिलेंगे, इंक्रीमेंट नहीं लगेंगे, प्रमोशंस नहीं होगी। उसने इस तरह बोला आने वाले साल में हम 4.5 लाख यूनिट बेच सकते हैं। और क्योंकि प्रोफेशनल था तो ऐसी कोई रिपोर्ट पूरी बना के कमेटी में प्रेजेंट करी कि सबको यकीन आ गया, हाँ यार इन हालात में 4.5 लाख से ज्यादा बेचना मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब 4.5 लाख बेचने के लिए बनाने भी पड़ेंगे। सबने अब प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ देखा, क्या 4.5 लाख यूनिट एक साल में आप अवेलेबल रिसोर्सेस में से बना लोगे? आप वो भी पढ़ा लिखा, उसने अपना हिसाब किताब बनाया। उसका हिसाब किताब कहता है जितना मटेरियल मेरे लिए अवेलेबल होता है, जितनी लेबर के घंटे अवेलेबल हैं, जितनी मशीन के घंटे अवेलेबल हैं, 4.5 लाख यूनिट बनाना इज नॉट टू डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन साहब ने क्या सोच रहा है, अगर नहीं बने तो पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को नेगेटिव नजर आएगी। उसने कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई जिससे साबित होता है कि वो 4 लाख से ज्यादा एक साल में बना नहीं पाएगा। मैंने assumption क्या ली है, सब क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है। ऐसी रिपोर्ट बनाना पढ़े लिखों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कमेटी को उसने भी घुमा दिया। आगे बात समझ में। बजट तो बन रहे हैं लेकिन ये बजट हकीकत से बहुत दूर बन रहे हैं। हर आदमी अपना स्लैग डालता जा रहा है, अपना स्लैग, अपनी एहतियात डालता जा रहा है। तो भाज लोग क्या बोलते हैं, भाईजान अगर ऐसा करोगे स्लैग तो आएगा, क्या जरूरत है पार्टिसिपेशन का मौका देने की, इम्पोज कर दो। स्लैग को इस तरह समझ लो। असल मैंने आके पूछा कल क्या स्केड्यूल बनाना है, फेयरली पार्टिसिपेट करो। किसी ने बोला यार कल ऑफ दे दो, अच्छा है थोड़ा आराम कर लेंगे। चलो भाई, लोग अपनी एहतियात रख रहे हैं आराम करने वाली। किसी ने बोल दिया बुला लो मसला नहीं है, लेकिन 12 बजे से पहले मत बुलाना। वो अपनी काम की एहतियात रख रहा है। किसी ने कहा हाँ चलो 12 बजे बुला लो, लेकिन 4 बजे के बाद मत रोकना। वो अपने कामों की एहतियात रख रहा है। अगली बात समझ में। तो जब ये मसले मसाइल होते हैं, टाइम टेबल तो बनेगा, क्लासेस भी होंगी, लेकिन फिर कोर्स वक्त पे कंप्लीट करवाना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली बात समझ में। तो नॉर्मली अफसर भाई क्या करते हैं, ना मुझसे पूछते हैं ना आपसे पूछते हैं नॉर्मली। हाँ, कभी मैं किसी काम से जाना हो, मेरी अवेलेबिलिटी मुश्किल हो या मुझे सुबह देर से आना हो, तो मैं उनको 2-3 दिन पहले अगर पता हो बता देता हूँ।
फिर उस लिहाज से वो टाइम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो पूछते, बाकी मेरी मिसाल दे रहा हूँ, आज एमएफी क्लास में नहीं लगी, मुझसे पूछ के नहीं लगाई। तो मैंने रात को स्केड्यूल देखा, क्लास लगी हुई थी, लेकिन मैं बुरा नहीं माना बिल्कुल, क्यों भाई, कोर्स तो मैंने करवाना है ना यार। अगर मुझसे पूछ के क्लास लगाता रहेगा, मुझे आराम ही देता रहेगा, तो कोर्स पे कब कंप्लीट होगा। तो स्लैक बड़ी खतरनाक चीज है। तो बाज़ लोग बोलते हैं भाई स्लैक से बचने के लिए बेहतर है क्या कर दो, इम्पोस्ट थ्योरी को फॉलो करो। बजट बनाते वक्त एक फैक्टर और थोड़ा सा देखना पड़ता है, उससे हम कहते हैं प्रिंसिपल बजट फैक्टर, जिसे आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रखा है लिमिटिंग फैक्टर के नाम से। जब हम फ्यूचर के बजट बनाने के लिए जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी रुकावट बीच में आ जाती है जो हमारे बजट को एक हद से ज्यादा बनने नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स वाला अभी कह दे, फेयरली कह दे, फेयरली सर ज्यादा मत बना देना, देख लेना डिमांड लिमिटेड है। चलो, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है जितना बोलो बना के देता हूँ, लेकिन सेल्स वाला कह रहा है मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, और मान लो बात फेयर, अगर फेयर कर रहा है, या सेल्स वाला अभी कह दे बहुत डिमांड है, बनाओ बनाओ जितना बनाना है, इस वक्त डिमांड में बिक जाएगा सब माल। वो क्या कहते, प्रोडक्शन वाला, सर मेरे पास लिमिटेड लेबर के घंटे अवेलेबल है, मेरे पास मशीनें लिमिटेड तादाद में अवेलेबल है, तो जितनी आप चाह रहे हो इतनी मैं बना नहीं पाऊंगा। अच्छा चलो, ये भी अवेलेबल है। परचेज वाला अभी कह दे, सर इस वक्त मटेरियल मार्केट में काफी शॉर्ट चल रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्टेड आइटम को बैन कर दिया, आप सबको पता है, डॉलर बचाने के चक्कर में। अब वो भी कह रहे आजकल इंपोर्ट बैंड हुई हुई है, काफी लोग बाहर से चीजें इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इस वक्त ये मटेरियल मार्केट में शॉर्ट है। सेल्स वाला कह रहा है मुझे दो, बेचनी है। प्रोडक्शन वाला कह रहा है मुझे मटेरियल दो, मुझे बनाना है, लेकिन वो क्या बोल रहा है ही नहीं इतना मटेरियल, कहां से लेकर आऊं। तो कभी मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, लिमिटेशन, कभी हमारे पास लेबर के घंटे शॉर्ट पड़ जाते हैं, कभी हमारे पास मशीन के घंटे शॉर्ट पड़ जाते हैं, और कभी सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट की अपनी एनुअल डिमांड जो होती है, मार्केट की डिमांड होती है, वो बड़ी लिमिटिंग होती है। सब फैक्टर को देखना पड़ता है। आप लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा था लिमिटिंग फैक्टर, इसको लिमिटिंग फैक्टर कहते थे, बजटिंग में इसको कहते हैं प्रिंसिपल बजट फैक्टर। अगर कोई लिमिटेशन है, अगर फॉर एग्जाम्पल सर मैं नहीं बेच पाऊंगा 5 लाख से ऊपर, कुछ भी कर लो आप, नहीं बेच पाऊंगा मैं, तो अकल क्या कहती है, सबसे पहले उस चीज का बजट बनाओ जो लिमिटिंग अवेलेबल है। यानी अगर सेल्स वाला कह रहा है मैं 5 लाख से ऊपर बेच नहीं पाऊंगा, तो अकल कहती है सबसे पहले बजट किसका बनाओ, सेल्स का बजट बनाओ। वो भी कह दे सर जी मैं मटेरियल ला ही नहीं पाऊंगा, तो सबसे पहले भी मटेरियल का बजट बनाओ कि अगले साल में कितना मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा, और उसमें रहते हुए हम कितनी चीजें बना सकेंगे। मैं आपको जितने सवाल कराऊंगा, ये सारे वो सवाल होंगे जो विदाउट लिमिटिंग फैक्टर वाले होंगे। हमारे सिलेबस में, स्टडी टेक्स्ट में ऐसा कोई सवाल नहीं दिया हुआ जिसमें बजट लिमिटेशंस के साथ दिए गए। लिमिटेशंस के साथ बजट कैसे बनते हैं, वो सर तबानी आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि पहले वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, फिर उसकी रैंकिंग करते फिरो, जिसमें ज्यादा फायदा हो पहले वो काम करो, अगर आवर्स बच जाए तो दूसरी प्रोडक्ट भी बना दो, आवर्स फिर भी बच जाए तो तीसरी प्रोडक्ट भी बना दो। ठीक है ना लोगों ने बेटा, तो वो कॉस्टिंग में आपने सीखा हुआ ऑलरेडी, वो यहाँ पे दोबारा पूछा नहीं जाता। हम सारे बजट ऐसे एज्यूम करके बनाएंगे कि हमारे पास फुल अवेलेबल है कैपेसिटीज, और जितने हम चाहते हैं इतनी चीजें बन भी सकती हैं। अब ये जितने वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे वर्ड बुक में कहीं ना कहीं चैप्टर में डिफाइंड हुए हैं, जरा पहले इनको देखना पड़ेगा। लाइन बुक आप लोग निकाल लीजिएगा, और जरा 1 मिनट दे दे, मैं भी अपनी बुक लेके आ जाऊँ बेटा।
फिर बेटा हो सकता है थोड़ा पेज नंबर आगे पीछे हो। मेरे पास जो बुक है इसमें पेज नंबर 289 लग रहा है बेटा। हाँ 289। बेटा आंखें भी कमजोर हो गई, ग्लासेस उठाना भूल गया मैं। चलो 289 मिल गया। यहाँ पर आ रहा है स्टेजेस इन द बजटिंग प्रोसेस, और 3 वर्ड आ रहे हैं तो भी डिस्कस हुए थे, बजट कमेटी, बजट मैनुअल एंड बजटेड पीरियड। मिल गया सबको। इसी बुक में कुछ और पेज है, पैरा है 2.4, पैरा 2.4 299 है। नई बुक में 299 दोस्त लोग बता रहे हैं। चले भाई तीनों वर्ड को सुनिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए दोस्त। ठीक है बेटा बस। आपके पास बेटा, मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 313 है, पैरा नंबर 6, ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग 3, नई बुक में भाई लोग 325 बता रहे हैं। यहां पर पहले हेडिंग निपटाओ 6.3 में बजटरी स्टाइल्स। मिल गया। इसमें 2 हेडिंग आ रही है, इम्पोज स्टाइल ऑफ बजटिंग एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग। पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। इम्पोज स्टाइल में लिखा हुआ है, अ बजट दैट इज सेट विदाउट अलाउइंग द अल्टीमेट बजट होल्डर टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बजटिंग प्रोसेस, also called top down budgeting। हाईलाइट टॉप डाउन। इम्पोज को टॉप डाउन भी कहा जाता है। सर ये ऐसे बजट होते हैं जिसमें उन लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया जाता जिनके लिए ये बजट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दी, स्टूडेंट्स को मौका मत दो कि वो हसन को डिक्टेट करें बजट कैसे बनेगा, हालांकि बजट स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है, हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यार बजट बना के हम पर इम्पोज कर दिया जाता है, इम्पोज थ्योरी। ये भी एक स्टाइल है बजट बनाने का। और सेकंड में लिखा हुआ है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग, a system in which budget holder have the opportunity to participate in setting their own targets, also called bottom up budgets। इस बात को हाईलाइट कर लो बेटा। अब हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, जो बच्चे अभी पेपर देकर आए हैं, सबने एक बात बोली होगी, अगर कोई दोस्त है आपका, या थ्योरी बहुत आई थी पेपर में, बताया सबने? सर नहीं बताया को सर अबील ने भी। थ्योरी देखो बेटा, टीचर कितनी करवाएगा, मेरे साथ मेरा एक ही चैप्टर है, आप बोलो समझिए आराम से पढ़ो, टाइम है, मैं बहुत एक एक लाइन पढ़ दूंगा, समझा दूंगा, फिर भी याद किसको रखना है, वो आप ही को रखना है। तो थ्योरी के लिए मैं बच्चों को ये एडवाइस देता हूँ, कॉमन बातें तो एक्सपीरियंस टीचर्स लेक्चर में ही कवर कर देते हैं। मैं बुक नाम भी खुलवाता, मैं ये बात आपको समझा चुका था। सही है, अगर मान लो अभी पूछ ले बजट सिलेक्ट क्या होता है, 2 लाइनें लिख कर आ जाओ यार। पूछ लेता भाई पार्टिसिपेटिव थ्योरी क्या होती है बजट बनाने की, 1-2 लाइन लिख के आ जाते हैं उसके अंदर, थ्योरी छोड़ के नहीं आनी होती। तो जब जब टाइम मिला करें या टाइम निकालने में कामयाब हो जाओ, ये थ्योरी जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं कहानी की तरह पढ़ते रहा करो।
थोड़ी सी आपको याद भी करनी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम इधर ये है, एमएफए के पेपर के अंदर सिर्फ 2 अटेम्प्ट के पेपर अवेलेबल है। जब बहुत सारी अटेम्प्ट हो जाती है ना किसी पेपर की, जैसे एफए हमारा हमने पढ़ा हुआ है, इतनी अटेम्प्ट हो गई है, एग्जामिनर के पास पूछने के लिए नया कुछ बचा नहीं है। अगली बात समझ में, तो वो एक जैसे पेपर के ट्रेंड बार बार चलता दे रहा हूँ। आपने आप पेपर में जा रहे हैं, पहले से पता था इस बात, डिस्क्लोजर का सवाल तो आवे आवे, आ भी गया। तकरीबन इतने ट्रेंड हो चुके हैं उसके, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये बात समझा रहा हूँ मैं आपको, इसके बहुत ज्यादा पेपर अवेलेबल नहीं है, 2 ही अटेम्प्ट है। 2 अटेम्प्ट देखकर टीचर भी जो समझ पा रहे हैं आपको करवा रहे हैं, बाकी आपने खुद समझना है बेटा। इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर वर्ड आ जाए पेपर में, टॉप डाउन बजट क्या होता है, अब सोचते रहो ये होता क्या है। अभी भी बॉटम अप बजट क्या होता है, तो ये बदले में नाम है। टॉप डाउन किसका बदला हुआ नाम है, इम्पोज टू रीड, टॉप डाउन, टॉप ने बनाया, डाउन पे लगा दिया। और बॉटम अप पार्टिसिपेशन, जिन पे लगाना है वो बजट, उन्हें भी खुल के पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा रहा है। फिर इसके ऊपर एक हेडिंग आ रही है बजटरी सिलेक्ट, ठीक है, और इसकी जो मेन हेडिंग है वो है ह्यूमन एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। भाईजान उल्टे सीधे बजट बनाओगे, एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो जाएंगे। वही बात कर रहा हूं, सुबह से लेके रात तक आपको पढ़ाया जाए, सुबह से 9 बजे आ जाओ बेटा, शाम को जाओ 7 बजे 8 बजे, और रोज ऐसे ही हो। अब एक दिन क्या होगा, आप गुस्से में जाओगे मैनेजमेंट के पास, कभी मेरे पास, कभी शतमानी के पास, कभी हसन के पास, क्या मजाक लगा रखा है यार, रोज सुबह आते हैं रात में जाते हैं, इसी दिन तो मैं आराम का मौका दो, सेल्फ पढ़ने का मौका दो, अपने काम करने का मौका दो। हम क्या बोल रहे हैं, कोर्स जल्दी हो जाएगा, आपने कहा नहीं चाहिए इतनी जल्दी कोर्स हमारे को। अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, डीमोटिवेशन इफेक्ट। हम तो अच्छे कोशिश कर रहे हैं, फिर भी डीमोटिवेशन हो जाए आप लोगों की। तो बजट भी सोच समझ के बनाने चाहिए, कहीं इंप्लॉइज बजाय मोटिवेट होने के क्या ना हो जाए, डीमोटिवेट ना हो जाए। यानी टारगेट इतने चैलेंजिंग भी मत कर दो कि वो अचीव ही ना कर पाए, और इतने इजी भी मत कर देना कि वो अचीव करके ही बैठ जाए। जरा अजान की आवाज आ रही है, जरा 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। चलो बेटा बात आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा ये बेटा मगरिब बीच में आ गई है, क्लास 7 बजे तक लगी हुई है, अगर एग्जैक्ट 7 तक खींचता हूँ तो नमाज कजा हो जाएगी। तो मैं अभी ब्रेक नहीं दे रहा, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, नमाज मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, पहली क्लास से डीमोटिवेशन इफेक्ट ना आ जाए। बजटरी सिलेक्ट समझा तो दिया है, फिर भी इसमें एक दो काम की बातें, इसमें काम की बड़ी समझाइए इसने, आखिर लोग सिलेक्ट डालते क्यों है, का शौक होता है उनको तंग करने का मैनेजमेंट को, तो बड़ी अच्छी बात भी समझाएगा सिलेक्ट डालते क्यों आखिर। 6.1 बजटरी सिलेक्ट, सक्सेस ऑफ बजट डिपेंड्स अपॉन हाउ मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर टू मीट बजट टारगेट्स। किसी भी बजट की सक्सेस उस वक्त हो सकती है कि उस बजट को जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जिन एम्प्लॉइज के लिए बनाया जा रहा है, हाउ मोटिवेटेड दे आर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हुए जिनको मैंने दोपहर में FAR 2 पढ़ाया, भरा हुआ था रूम S2 आपके सामने था, कुछ मस्तियां भी कर रहे थे। ये अभी मैं सच बोलूं, झूठ नहीं बोलूं, जो मेरी फीलिंग है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। अभी मैं MFA में आया हूँ ना,
मुझे पता है ऐसा क्यों लग रहा है, आप पढ़ने के मूड में हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। हर पता क्या सोच के आया था मैंने कहा पहली क्लास है, पता नहीं कितने बच्चे होंगे यार, वो पढ़ने के मूड में होंगे भी नहीं होंगे, और अगर ये वही हुए जो सुबह से बैठे हुए तब तक तो बिल्कुल वो थक चुके होंगे, लेकिन बिल्कुल खामोशी छाई, और ऐसा लग रहा है कि शायद पढ़ने के मूड में मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, मान लो टाइम टेबल टफ है आज का आप लोगों का, मान लो सुबह से आए हुए, लेकिन फिर भी वो टाइम टेबल आपको मोटिवेट करके रखा हुआ है। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इस वक्त मोटिवेटेड हो। तो कहता है बजट उसी वक्त सक्सेसफुल हो सकता है जब वो जिन एम्प्लॉइज के लिए बनाया जा रहा है वो उससे क्या हो, मोटिवेटेड हो। Two employees might have different perception about a single budget. बिल्कुल सही बात कर रहा है। बजट एक होता है, हर एम्प्लॉय का अपना अपना अलग परसेप्शन होता है। प्रैक्टिकल बात देता हूं, लास्ट संडे की बात है, मैं संडे नॉर्थ में क्लास से लेता हूं, तो FAR 1 के अंदर एक बच्चे ने ऐसी रिक्वेस्ट की, सर माजिद एक काम करें, संडे जो है ना क्लास थोड़ी देर से लगा दिया करें, आप आने ही मसला नहीं है, एक दिन नींद पूरी करने का मिल जाएगा हमारे को, और नॉर्मली हम रोज सुबह ही आते हैं। बात सही थी उसकी, चलो, और मेरे लिए मैनेजेबल भी था। बाकी पूरी क्लास ने क्या बोला, नहीं भाई नहीं सर वो सही है, 5 घंटे आप क्लास लेते हैं FAR 1 की, वो सही है, हम सुबह आते हैं 10 बजे, 2-2:30 बजे फारिग हो जाते हैं, बाकी पूरा दिन अपने कामों के लिए होता है। अब क्या है, एक टाइम टेबल सबको मोटिवेट नहीं रख पा रहा, कोई किसी में खुश है, कोई किसी में खुश है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्वॉल्व ईच ऑफ देम if a very large number of employees have involved in budget making process, there is a likelihood of budgetary slack to result as a consequence. Budgetary slack or bias is a deliberate overestimation of expenditure and or underestimation of revenue in the budgeting process. कह रहे स्लैक का सिंपल मतलब ये होता है कि लोग रेवेन्यू कम करवा देते हैं बजट बनाते वक्त। क्यों सर, वो डरते हैं अगर हमने रेवेन्यू के टारगेट बड़े रखे, अचीव नहीं हुए, हम पकड़ में आ जाएंगे, वो रेवेन्यू कम डलवा देते हैं, और क्या बोलते हैं, ज्यादा हो गए तो वाह, एक्सपेंडिचर ज्यादा करवा देते हैं, और क्या बोलते हैं, ज्यादा में करवा दिए, इतने होने तो है नहीं, इससे कम ही होंगे, खर्चे कम होंगे, फिर भी वाह हो जाएगी अपनी। तो वो अपनी सहूलत देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, this can happen because manager want easy target. Highlight this. Example for an easy life, or to ensure target are exceeded and bonuses won, or simply to play the system. Highlight karo, play with the system. Either way, this result in a budget that is poor for controlling purposes and give rise to meaningless variances. वेरियंसेस चैप्टर याद है कॉस्टिंग में, वेरियंस स्टैंडर्ड से निकलते हैं, उल्टे सीधे स्टैंडर्ड बना के बैठ गए, जितना अच्छा कंपेयर कर लो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, उल्टा सीधा ही आ रहा है तुम्हारा। वो कह रहा है दोस्त मैनेजर्स डलवा देते हैं स्लैक, दो बड़े काम के रीजन बता रहा है। पहली बात, मैनेजर वांट्स इजी टारगेट, देखो हर किसी का अपना अपना है बेटा। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, मेरा पैशन है, सुबह से रात तक पढ़वा लो, नॉर्मली मैं पढ़ाने के दौरान बहुत कम थकता हूँ, हाँ उसके बाद थकावट हो जाए वो अलग बात है। अभी बोलो सर माजिद आप तो 12-12 घंटे पढ़ा लेते हो, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी बोल दे और भाई मेरे सामने ऐसी बात मत किया करो, कोई टीचर बोल रहा है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती 12-12 घंटे, मैंने क्या हो गया, मैं तो रोज पढ़ाता हूँ, कहते भाई मैं 3-4 घंटे से ऊपर पढ़ाऊँ तभी मेरी खराब हो जाती है। मैंने कहा क्यों, कह रहा भाई बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, इस तरह उसकी मेहनत नहीं होती। अब हर किसी का अपना अपना है, वही बात समझा रहा था, कुछ लोग इजी टारगेट चाहते हैं और कुछ लोग चैलेंजिंग टारगेट चाहते हैं। फ्लैग वो लोग डलवा देते हैं जो जिंदगी में आसानियां चाहते हैं, वो कुछ ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते। क्या बोलते हैं, इजी इजी टारगेट हो, अपनी अपनी सहूलतें रखो, टारगेट आराम से अचीव हो जाए, ना डांट पड़े ना कुछ हो। सबसे बड़ी बात, इजी टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा,
इसके ऊपर निकल गए तो आगे लिखा हुआ है 1 बोनसेस, हम बोनस भी लेने में कामयाब हो जाएंगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के। हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, वो तो इसको आराम से कर सकते थे, ये क्या सिलेक्ट डलवा के वो क्या दिखा रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस बेटर करके दिखा रहे हैं। तो उसने बोला सिलेक्ट इसलिए भी डलवाते हैं बिकॉज मैनेजर्स वांट टू प्ले विद द सिस्टम। तो लोग बजट बनाते हैं ना, कभी कभी वो सिस्टम के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो प्ले विद द सिस्टम का मतलब क्या है, अब जरा इस बात को आराम से समझना। छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं। मान लो सर मेरे पास आए, आगे कह रहे हैं सर माजिद, सर दबानी ने एक आइडिया दिया कि संडे वाले दिन सीए वालों की कोई क्लास टीएसए में ना हो। उन्होंने बोला है अभी तो ये सेशन शुरू हो गया है, चलने दो जैसा चल रहा है, अगले सेशन की अभी से बजटिंग करो कि अगला सेशन किस तरीके से लेके चलें कि संडे कोई टीचर भी नहीं आए और सब सेक्शन को संडे ऑफ मिला करे। मैंने कहा सुनने में अच्छा लग रहा है यार, ये सबको एक ही दिन ऑफ मिला करेगा। तो ऐसा इसके लिए हमने एक भरपूर प्लानिंग शुरू कर दी है। बजट बनाने के लिए डेटा चाहिए, डेटा। वो कह रहे सर माजिद हम एक एक टीचर के पीछे लगे हुए, आप भी काम करें, कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितने टॉपिक पढ़ाते हैं, कितने घंटे चाहिए, कितने सवाल करवाने, डिटेल्ड में हमें सब डेटा प्रोवाइड करें। हम बैठ के उसकी बजटिंग करेंगे, ऐसी बजटिंग करेंगे कि संडे कभी आपको बुलाएंगे ही नहीं, आप घर में आराम कीजिएगा और बच्चों को भी उसी दिन रेस्ट मिलेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी प्लानिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, कि मेरी मजबूरी समझो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, चाहे संडे क्यों ना हो। एज्यूम कर रहा हूँ एग्जाम्पल में, और मैं सुबह 6:30-7 बजे उठ के बैठ जाता हूँ। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, एक दिन सोने का मिल रहा है, स्कूल की छुट्टी, सब फैमिली सो रही है। अब सब आराम से उठते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। मैं क्या करूं, अब मैं तो उठ के बैठा हुआ हूँ, अब मेरे पास सिर्फ टीएसए है टाइम पास करने के लिए। अब मैं क्या करूं बताओ मुझे तो। अब अगर फैमिली 12 बजे उठेगी और मैं 8 बजे से पढ़ा सकता हूँ, 9 बजे से पढ़ा सकता हूँ, और मान लो फॉर एग्जाम्पल इनकम मेरी वेरिएबल हो, आवरली सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जितने घंटे पढ़ाओगे इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं क्या चाहूंगा, उठ ही गया हूँ पढ़ाई दूं, कोर्स भी इतना बड़ा है, कोर्स भी निमट जाएगा, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। अब मैंने हसन भाई को रिपोर्ट बना के दी, एक ऐसी रिपोर्ट बना के दी कि वो अगले दिन रोते हुए आ गए, सर हर टीचर की प्लानिंग हो गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट आपने दी है ना, अगर संडे क्लास नहीं लगी तो आपका कोर्स तो कभी वक्त पे कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसा मजबूरन खतबानी ने बोला है सबको संडे आने दो। मैनेजर वांट टू प्ले विद द सिस्टम। मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाना चाह रही थी कि उस सिस्टम में मैं खुश नहीं हो पा रहा था, मैंने बजट बनाते वक्त पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया। तो लोग बेटा कभी कभी इसके लिए भी क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट डलवा देते हैं। अब बेटा अगर बजट्स बनते हैं तो यकीनन उनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं। बहुत सारे टाइप के बजट आपके सिलेबस के अंदर है, मैं सारी टाइप्स को एक साथ नहीं छेड़ूंगा, एक एक करके उन पे बात करेंगे। अभी हम बात शुरू कर रहे हैं फंक्शनल बजट्स की टाइप्स के ऊपर। किसके ऊपर, फंक्शनल बजट्स। सर ये फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं? फंक्शनल बजट का मतलब होता है वो बजट जो कामों के लिए बनते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए बनते हैं। जैसे सेल्स एक फंक्शन है, भाई बना दे सेल्स का बजट। प्रोडक्शन एक फंक्शन है, क्या बना दो, प्रोडक्शन का बजट बना दो। परचेस एक फंक्शन है, क्या बना दो, परचेस का बजट बना दो। हर फंक्शन का अलग अलग बजट बनता है। पहले लिस्ट बनाता हूं कौन कौन से फंक्शनल बजट आपके सिलेबस में है, इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। बेटा नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर जिस बजट को हम सबसे पहले बनाएंगे
वो होता है सेल्स बजट। सेल्स पूरी करने के लिए अगला बजट वो बनाया जाता है प्रोडक्शन बजट। जब भी प्रोडक्शन करने जाओगे मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, ओवरहेड भी लगेंगे, तो फिर इन सबके भी बजट बनेंगे। मटेरियल के दो बजट आपके सिलेबस में है। एक है मटेरियल का यूजेज बजट और एक है मटेरियल का परचेस बजट। क्या होता है अभी बात करते हैं इसके ऊपर। फिर लेबर के नॉर्मली दो बजट बनते हैं, वो मिला के एक भी कभी कभी हम बनाएंगे टाइम बचाने के लिए। एक बनता है डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट और एक बनता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। कॉस्ट अकाउंटिंग में अक्सर आप एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, बजटेड लेबर आवर्स। उसकी बेस पर आप ओवरहेड के रेट निकालते थे। बजटेड लेबर आवर, ये रहा वो बजट, डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट। ये बजट आपको बताएगा आने वाले पीरियड में लेबर के कितने घंटे आपके पास अवेलेबल है। फिर हम लोग ओवरहेड पे चले जाते हैं, तो हमारा एक और बजट प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजट। फिर बेटा एक नया बजट और वो हम और सीखेंगे, मशीन आवर्स बजट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अक्सर एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, मेरे साथ भी करते थे एब्जॉर्प्शन मार्जिनल में, बजटेड मशीन आवर्स, जिस पर ओवरहेड के रेट निकलते थे। वो मशीन आवर का बजट कैसे निकलता है वो आप यहाँ पे सीखोगे। फिर बेटा हम एक और चीज बनाते हैं, उसे कहते हैं बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम लोग सोच रहे हैं, तो आने वाले पीरियड में बनने वाली एक चीज अंदाजन कितने की होगी, बनी नहीं है, अंदाजे लगा रहे हैं, अंदाजन कितने की होगी। फिर हम एक बजट और बनाते हैं, इसे कहते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने इससे पहले कई बार निकाली है, लेकिन किसकी, पास्ट की। अब हम किसकी निकालने जा रहे हैं, फ्यूचर की। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो आने वाले साल में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर बजट कितनी लग रही होगी। फिर मेरा भाई वो बजट जिसका नाम लिखते हुए हाथ कांप रहा है, और वो है कैश का बजट। ठीक है सर। अब तक पेपर में कॉस्टिंग के अंदर जब बजटिंग था, सबसे ज्यादा जिस बजट को टेस्ट किया गया है वो है कैश का बजट। आनंद भाई आपने सब मजाक में ये क्यों बोला हाथ कांप रहे, यार ये कैश के बजट जो है ना, कभी कभी दिमाग को बहुत घुमा देते हैं। इतना घुमा के डेटा देता है ना कैश का, फिगर निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब समझ में आता है क्या लगता है अबे था क्या इसके अंदर, लेकिन वो लॉजिक समझना काफी मुश्किल हो जाता है। आपने एक चीज पढ़ी IS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो क्या सिखाता था सर, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश। IS 7 कहता था उसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। फिर सिखाता था इनडायरेक्ट मेथड में तीन हिस्सों में तोड़ दो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं ऐसी कोई बात आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा आने वाले साल में या आने वाले महीने में कहां कहां से कैश आने की उम्मीद है और कहां कहां वो कैश खर्च होगा। आपने कहा बच्चों वाला काम तो है सर, इंशाल्लाह मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ। ठीक है, शुरू के सवाल बच्चों वाला ही होगा, बाद के सवालात में फिर वो थोड़ा बड़ों वाला काम हो जाएगा। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, होता आसान है लेकिन क्या है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैरायटी नहीं देखोगे, ठीक है सर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, एक सवाल आया सीए फाइनल के अंदर, सिनेपेक्स सिनेमा के नाम से।
जी हाँ, बुक में दिया हुआ है आप, सीए फाइनल में आया, उसमें सर लिखा हुआ है कि भाई कोई सिनेमा खुला है, उनके पास सिनेमा भी है, 3 सिनेमा हैं, प्लस उनके पास ऑडिटोरियम भी है, उनके पास कोई वो भी है जहाँ पे वो थिएटर शो भी करवाते हैं, उसका डेटा दे दिया, साल में इतने दिन सिनेमा चलता है, इतने दिन जो है उसमें इंग्लिश मूवी लगाते हैं, इतने दिन पाकिस्तानी मूवी लगाते हैं, ये टिकट की प्राइस होती है, 80% ऑक्यूपेंसी होती है, और फिर थिएटर का डेटा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। बोला खाली कितना बता दो, ये सारे डेटा को देखकर आने वाले साल में कैश बजट कैसे बनेगा सिनेमा का, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा सिनेमा को। आप समझने की कोशिश करना, बात समझा रहा हूँ मैं आपको। वो सवाल फाइनल में आया था, उठा के इन्होंने इस बुक में डाल दिया, इस बुक ने कॉस्टिंग की बुक में डाला पहले। अच्छा, डाला तो डाला। हमें पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे मिलते हैं बेटा, कुछ याद भी रह जाते हैं। मैं बजटिंग का चैप्टर एक कॉस्टिंग के सेक्शन में पढ़ा रहा था, कॉस्टिंग के सेक्शन में, जब वो होता था कॉस्टिंग में, कराते-कराते उस सवाल बच्चों को लेकर आया, उस सवाल के ऊपर। तो मैंने कहा भाईजान काफ़ी टफ सवाल है, देखो क्या क्या होता है। मैंने कहा जैसे मेरी आदत है, पहले आप अटेम्प्ट करो, 10 मिनट आपको देता हूँ। मैं करने वालों ने 7-8 मिनट में करके दिखा दिया। तो मैंने कहा छाप लिया होगा आपने आंसर, ला के दिखाया, सब सही हुआ हुआ, बिल्कुल सही हुआ हुआ, एक सारी वर्किंग भी हुई हुई, और जो वर्किंग नहीं की जो समझा रहा है, या किसको किससे मल्टीप्लाई किया, किससे डिवाइड करा है। मैं बड़ा खुश हुआ उस बच्चे से यार। उसी बच्चे का उस अटेम्प्ट में कॉस्टिंग में मेरिट भी आ गई। अब क्या समझा रहा हूँ, जिसकी लॉजिक लग गई डेटा के ऊपर, उसने मिनटों में सवाल कर लिया, और जिसकी लॉजिक नहीं लगी वो बैठा रह गया बेटा। बस ये मसला बहुत होता है इसके अंदर। कैश बजट पास्ट का नहीं बनाएंगे, फ्यूचर का बनाएंगे, सिर्फ 2 साइड बनाएंगे, इनफ्लो आउटफ्लो, कहाँ-कहाँ से कैश आने वाला है, कहाँ-कहाँ से कैश जाने वाला है। अब देखना, जब कैश बजट बनेगा, सवालात करोगे, ज़्यादातर डेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का दिया हुआ है। प्रोडक्शन बीच में बार-बार इन्वॉल्व करेगा, और जब प्रोडक्शन इन्वॉल्व करेगा, तो जिसने कॉस्टिंग पड़ी हुई है, थोड़ा-सा उसको एज मिलेगा। फिर एक और बजट, सर अब कौन-सा रह गया? अब है बेटा बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये जानना नहीं चाहोगे? आने वाले साल में सब कुछ वही हुआ तो तुम सोच रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रॉफिट या लॉस में होगी। एंड फाइनल बजट वो है बेटा बजटेड SOFP। अगर सब कुछ वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हो, तो आने वाले साल के बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। हम अपनी फ्यूचर की फाइनेंशियल पोजीशन की फोरकास्टिंग भी करते हैं। इनमें से बेटा 3 बजट ऐसे हैं, ये वाले, जब इन तीनों को मिला के पढ़ा जाता है, तो एक बड़ा नाम दिया जाता है। इन तीनों को मिला के कहा जाता है मास्टर बजट। ठीक है सर? मास्टर बजट क्या है बेटा? बेसिकली ये तीनों जो है ना, इन सारे बजट की समरी है। इधर देखो, मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेबर से काम करवा रहा हूँ, ओवरहेड लगा रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, ये सारे बजट मिक्स होकर किसमें आ जाएंगे? बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो कुछ होगा उसके बाद जो बचेगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। इतना कुछ करने के लिए मटेरियल खरीद रहा हूँ, कैश नहीं चाहिए होगा। लेबर से काम करवा रहा हूँ, कैश नहीं चाहिए होगा। ओवरहेड लगा रहा हूँ, कैश नहीं चाहिए होगा। सेल्स कर रहा हूँ, कैश आएगा नहीं क्या? तो कैश बजट बनता है। तो ये सारे एक्टिविटीज समअप हो जाती हैं किसके अंदर? इन तीनों बजट के अंदर, जब भी इसको कहते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट का एक सवाल मैं जरूर कराऊंगा, 2.5-3 घंटे लगेंगे। उसमें क्या होता है, शुरू से लेके आखिर तक बैलेंस शीट तक जाना होता है। इतना बड़ा सवाल पेपर में आता नहीं है, तभी छोड़ो ना, क्यों करवा रहा हूँ। बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है सर, अगर बुक में उसका जिक्र ना होता, प्रैक्टिस क्वेश्चन ना होता, फिर मैं छोड़ सकता था। तो मैं जो आपको सवाल कराऊंगा अपने हैंड आउट का कराऊंगा, बुक वाला आप अपना खुद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है सर? तो हमें मास्टर बजट तक लेके जाना है। अभी मैंने 2 नाम लिखे हैं, बजटिंग को आप क्या समझ रहे हैं अभी समझ में आता है। एक लिखा है मटेरियल का यूजेज बजट, और एक लिखा है मटेरियल का परचेज बजट। ये दोनों बजट तकरीबन हर बड़े सवाल में बने, एक यूजेज एक परचेज। जिसकी समझ में आए सिर्फ हाथ उठाना है, इज्तिमाई जवाब नहीं चाहिए।
जब भी ये दोनों बजट बनेंगे, यूसेज या परचेस, पहले लॉजिकली किसको बनना चाहिए? हाथ उठाना। बस छोड़ दो। कुछ की आवाज आ रही है परचेस, कुछ की आवाज आ रही है यूसेज। ठीक है ना सर? मैंने कहा था ना क्या समझ में आ रहा है, बजटिंग में पता चल जाएगा। भाईजान पहले हमेशा बनना चाहिए मटेरियल का यूसेज बजट। यूसेज के बगैर परचेजिंग हो ही नहीं सकती। मजाक में समझो, घर का सामान आप खरीदते हो, मार्केट गए 1 kg चिकन लेकर आ गए, अम्मी ने क्या बोला 1 kg बस, पता नहीं है दावत है आज, 5 kg चिकन चाहिए थी। आपने कहा आपने यूसेज बताया था मेरे को, यूसेज बताओगे तो उसके मुताबिक ही परचेजिंग होगी ना, बात वो रिवर्स कर दो। आप ज्यादा चिकन ले आए, अम्मी ने क्या बोला, भाईजान घर में खाने वाले चिकन वाले लोग कम है काफी, तुम इतनी चिकन लेकर आ जाते हो, ठीक है, मिलावट रखी रहती है, कम कम लाया करो। अब आप क्या बोल रहे हो, अम्मी मुझे यूसेज बता देते मैं उसके लिए से कम कम लेकर आ जाता। तो जब तक यूसेज पता नहीं होगा हम परचेजिंग नहीं कर पाएंगे। इन बजट को बनाते हुए एक वर्ड हमें जगह जगह तंग करेगा। शुरू के सवालात में वो वर्ड की फिगर गिवन होगी, मैं वो सवाल कराऊंगा, बाद में उसको निकालना पड़ेगा। उसे हम कहेंगे डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा क्या नाम है? डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। ये वर्ड हमें बहुत तंग करेगा सवाल आते हैं। सर ये क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है सबको पता है, बचा हुआ स्टॉक। जब हम फ्यूचर के बजट बनाते हैं ना और प्रोडक्शन वगैरह की बातें करते हैं, परचेज की बातें करते हैं, यूजेज की बातें करते हैं, सेल की बातें करते हैं, उस वक्त हमें एक चीज और देखनी पड़ती है कि आप अपनी इन्वेंट्री को बचाना भी चाहते हो नहीं बचाना चाहते। मैंने कहा समझा नहीं बात। फॉर एग्जाम्पल, नया नया बिजनेस है, आपसे अभी कह दूं 100 चीजें चाहिए बेचने के लिए बस, मैंने कहा कुछ बचाना है? अरे कुछ नहीं बचाना, खत्म हो गई बात। नया नया बिजनेस है, 100 चीजें चाहिए बचा बेचने के लिए, कितनी बनाओ? 100 बनाओ, बनाओ और बेचो, पानी खत्म। अभी बोल दूं नहीं भाई नहीं, 100 तो चाहिए बेचने के लिए, 20 मैं बचाना भी चाहता हूँ। अब कितनी बनाओ? अब 120 बनाओ। 120 इसलिए बनाओ ताकि उन 120 में से 100 तुम बेच सको, बाकी 20 तुम बचा सको। अब सवाल, सर ये 20 बचानी क्यों होती है? बड़ा अच्छा कॉमन सेंस तो आपके पास भी है। मिसाल दे रहा हूँ, इम्तियाज सुपरमार्केट सुबह खुलता है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं, खुलने से पहले खड़े होते हैं, और संडे के दिन मैंने देखा है अक्सर लोग कई कई किलोमीटर की लाइन जो कोविड के दिन थे लगा के खड़े हुए, संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है। अब आराम से समझो, आज रात को इम्तियाज सुपर मार्केट बंद हुई, सुबह खुल रही है, कस्टमर ट्रॉली लेके आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सामान ही नहीं है, सामान ही नहीं है, सामान ही नहीं है। अरे कहाँ गया? अरे सब कुछ बेच दिया। अरे ज्यादा क्यों नहीं खरीदते, ज्यादा क्यों नहीं बनाते? अरे क्यों बनाए, हमें जितने बेचने होते इतने लेकर आते हैं। अरे भाई ज्यादा लाया करो, कुछ इसलिए लाया करो उस दिन बेच सको, और कुछ क्यों लाया करो, ताकि रात में बचा सको। अब सुनने में अजीब सा लग रहा है, बचाने के लिए लाऊं? अबे बचाने के लिए नहीं लाओगे, जब सुबह दुकान खुलेगी, सुबह फैक्ट्री खुलेगी, ऑफिस खुलेगा, जो कस्टमर सामान लेने आएगा उसको तुम क्या दोगे? अरे बात समझ में? तो बचाओगे तो सुबह बेच पाओगे। मिसाल दे रहा हूं सिंपल सी, अभी बोल दो भाई हमारी रोज की 100 कोल्ड ड्रिंक बिकती है, पेप्सी वाले से रोज 100 कोल्ड ड्रिंक खरीदा करो। 100 खरीदी, दिन भर बेची, शाम को खाली। सुबह हुई, कस्टमर आ गए, भाई 2 कोल्ड ड्रिंक दे दो। हमने कहा 11 बजे आना, गाड़ी 11 बजे आती है। अब 11 बजे तक जितने कस्टमर आ रहे सबको मना करना पड़ रहा है ना। आपने एक अंदाजा लगा लिया, रोज तकरीबन सुबह से गाड़ी आने तक पेप्सी वालों की 20 कोल्ड ड्रिंक की डिमांड आती है। आप क्या बोलोगे, 100 कोल्ड ड्रिंक रोज चाहिए बेचने के लिए, और 20 कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्यों? उस 3 घंटे के दौरान मैं 8 बजे दुकान खोलता हूँ, 11 बजे गाड़ी आती है, और उस दौरान 20 कस्टमर नया सामान मांगने के लिए आ जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक होगी तो बेचूंगा ना। तो रोज कितनी खरीदो? 120 खरीदो। सुबह दुकान खुली, 20 पहले से रखी हुई है, तकरीबन वो 11 बजे तक बिक जाएंगी। गा, गाड़ी आ गई, 120 और खरीद लो, 100 बेच देना, रात को 20 फिर बचा लेना, वो 20 का सुबह बेच देना, फिर गाड़ी आ जाए फिर 120 खरीद लेना। तो डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है और कभी कभी हमें निकालना पड़ जाता है ना। क्लियर है सबके बेटा? बस चले, अब जरा एक हैंड आउट दे रहा हूं, अगर संभाल लोगे तो अभी दे दूंगा ना छोड़ दो, संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी लगे टाइम टेबल के अंदर इस हैंड आउट को ले आइएगा।
और ग्रुप में मैं भी क्लास के बाद सेंड कर देता हूँ। बजटिंग के बारे में जाते जाते आज के लिए एक छोटी सी बात और बता दूं। आपके एमएफए के अंदर स्टैट्स थोड़ी बहुत है, सर साकिब ने पढ़ानी है। जो स्टैट्स आपके पास है सर साकिब ने पढ़ानी है बेटा, उसके अंदर वो फ्यूचर फोरकास्टिंग सिखाएंगे। फ्यूचर की फोरकास्टिंग के लिए बजटिंग के जो शुरू के पेजेस हैं उसमें एक मेथड दिया हुआ है, रिग्रेशन मेथड। याद है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, रिग्रेशन मेथड, जिसमें x और y की वैल्यू निकलती थी। तो इस हवाले से पहले बच्चों को मैं पढ़ा दिया करता था, समझ में भी आता था, और जो सवाल एग्जाम में आए हुए मैं सॉल्व भी करवा दिया करता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि वही चीज सर साकिब के स्टेट्स वाले एरिया में भी दी हुई है, तो डबलिंग हो रही थी, मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ा रहे हैं। तो सर फिर उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट से मैंने उनको ही दे दिया। तो शुरू के 3-4 पेजेस पर एक हेडिंग है रिग्रेशन, ठीक है, वो सर साकिब आपको कराएंगे। बाकी बजटिंग में जो कुछ है वो आपको मैंने ही करवाना है। ठीक है सर, थैंक यू जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में काम शुरू करते हैं।